जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सेंटअप एग्जाम्स जो है नजदीक आ गए हैं और इसके लिए मैं अपने सब्जेक्ट से कई सारे क्वेश्चंस जो है दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपके कंप्लीट बायोलॉजी के कोर्स से है। ठीक है, और ये आपको जो भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन जो है, जितने में करीब 80 क्वेश्चन आपको जो है आता है साइंस के पेपर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो उसमें से बनाना आपको 40 ही रहता है, जिसमें से आपको करीब जो है ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में 22-23 नंबर तक के जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है, तो उसमें हम 80 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इन 80 क्वेश्चंस में से जो है आपको बायोलॉजी का सारा जो है क्वेश्चन रहेगा। लगभग सारे क्वेश्चन जो है मैच कर जाएंगे आपको। ठीक है, ये जो है विशेष रूप से 80 क्वेश्चन का सेट तैयार किया गया है आपके लिए। ठीक है, जो है इसका रूटीन तो अभी जो है रिलीज नहीं हुआ है कंप्लीटली। ठीक है, लेकिन 19 तारीख से जो है ये तय हो चुका है कि सेंटअप एग्जाम जो है शुरू होना है। तो तैयारी जो है सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं। तो इसमें हम भी जो है आज आपको बायोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन दे देते हैं। कल आपको बायोलॉजी का ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो है वीडियो हम आपको दे देंगे। ठीक, तो ये जो हम यहाँ पर सेट तैयार किए हुए हैं, ठीक है, 2 पेज पे, एक पे ये सेट है और दूसरे पे ये है। ठीक है, तो दोनों में ही 40-40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सारे चैप्टर से हैं। ठीक है, तो इसको जो है मैंने आपको पीडीएफ बना करके जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जाहिर सी बात है आंसर्स को मैंने टिक नहीं किया है, इसलिए क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उस समय जो है जब आंसर टिक नहीं रहेगा तो आप अपने नॉलेज को जो है समझ पाओगे। ठीक है, इसके लिए जो है इसमें मैंने आपको जो है दे रखा है। ठीक है, टिक नहीं किया है। और रही बात कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, जो भी लोग पढ़े हैं इस चीज को वो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो सारे आंसर जो है लगा लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी मुश्किल आने वाली है, डाउट आने वाला है, उनके लिए मैं इसमें आंसर्स भी बताते जाऊंगा अभी इस वीडियो में। पहले मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, ठीक है, बोर्ड पे सॉरी लिखूंगा नहीं, ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा और वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है क्या करें, इसको क्वेश्चंस को जो है पहले अपने कॉपी में नोट कर ले, या नहीं तो किसी साइबर कैफे से जो है प्रिंट करा ले। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से जो है क्लियर प्रिंट करा लीजिए और फिर उसके बाद जो है आप वीडियो को चालू करके बैठे। ठीक है, इससे पहले अगर हो सकता है तो आप खुद से जो है सेट लगा के देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन जो है आप खुद से कर पा रहे हैं, ताकि आप कितने पानी में हो इस बात का आइडिया जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपने आप को बेहतर तरीके से जानने का यही एक तरीका है कि आप जो पढ़ चुके हैं उसको आप खुद से जो है टेस्ट करिए और समझिए कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप जो है नहीं बना पा रहे हो या उसमें कोई डाउट रह रहा है, तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक को हमें फिर से रिवाइज करना है, समझना है बढ़िया से। ठीक है, तो उसको जो है आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि ये टॉपिक में सर हमें डाउट है, बता दें, तो हम जो है उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी जो है अपलोड कर देंगे। पूरे सप्ताह भर का जितना भी डाउट आएगा पूरे वीक में, ठीक है, उन सब को नोट करके उन सारे टॉपिक्स को मिला करके एक वीडियो में जो है ब्लेंड करके उसको दे देंगे हम आपको संडे टू संडे। ठीक है, ये चीज रहेगा। चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ऑप्शंस भी सुनिएगा और सही आंसर जो हम बता रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि जो है पहला नंबर हम सेट निकाल रहे हैं जिसमें जो है कूटपाद किसमें पाया जाता है, वहां से जो है क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो ये सीधी सी बात है, इसको फॉल्स फीट कहते हैं। ठीक है, पादाव भी इसी को कहा जाता है, कूटपाद को ही पादाव कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे
कॉमन आंसर है इसका क्या, अमीबा। ठीक है, सब लोगों के मन में अमीबा का ध्यान जो है यहाँ से आ ही गया होगा। ठीक है, अमीबा क्या करता है कि जब भी उसके आसपास में जो है भोजन के कण, जैसे छोटे छोटे डाइटम, शैवाल, युगलिना, ये सब छोटे छोटे जीव जब उसके आसपास होते हैं, ठीक है, तो अमीबा जो है अपनी कोशिका को फैलाता है और कोशिका को ऐसे बाहों की तरह बना करके, ठीक है, एक घंटा बाद, एक घंटा, ठीक है, तो ये जो है करीब करीब जो है उसको चारों तरफ से घेर लेता है और फिर जो है उसको बंद कर लेता है अपने तरफ। तो ये जो चारों तरफ से उसको घेरने के लिए जो आकृति बनाए उसी को पादाब यानी कि कूटपाद कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, इसका जो है लगभग सभी लोगों को आंसर जो है पता ही था। ठीक है, हाँ, ये जो है लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है। इसका कारण है क्योंकि जल्दी जल्दी हमको जो है 80 का क्वेश्चन कराना है। ठीक है, और दूसरा चीज कि जो है कल जब हम लाइव क्लास कर रहे थे, कल हम ये चीज कराने वाले थे। ठीक है, लेकिन कल जो है लाइव क्लास हो नहीं पाया। वजह करीब जो है 45 मिनट तक लाइन जो है कटा रह गया। ठीक है, और हमको जो है 3:45 में क्लास शुरू करना था। 3:30 बजे के आसपास जो है लाइन था ही, हम सब कुछ सेट कर रहे थे और उस समय अचानक से लाइन कट गया। उसके बाद करीब आधे घंटे बाद जो है लाइन आई थी, तो फिर काफी कम समय था मेरे पास, जिस वजह से हम कल लाइव क्लास नहीं किए। ठीक है, तो अभी हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी कॉलेज से हम जस्ट आए हैं, टाइम है मेरे पास अभी, तो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है बढ़िया से समझ लीजिए और ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, टीबी, मधुमेह, एनीमिया और उच्च रक्तचाप। ठीक है, एनीमिया का मतलब हुआ अल्प रक्तता यानी खून की कमी, तो लोहा यानी आयरन की कमी से जो है खून की कमी होती है। ठीक है, ये बात जो है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे जो है देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। मतलब स्वपोषी पोषण के लिए जो है ना क्या चीज होना जरूरी है भाई, तो प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो कि वातावरण से उसको मिल जाता है। ठीक है, उसको जल चाहिए होता है जो कि मिट्टी से वो अवशोषित कर लेता है, जल और खनिज वो अवशोषित कर लेता है मिट्टी से। ठीक है, इसके बाद उसको चाहिए होता है क्या भाई, तो उसको चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट जो है उसको चाहिए। और क्या चाहिए उसको, तो और उसको चाहिए क्लोरोफिल। ठीक है, ये 4 चीजें जो है उसको चाहिए होती है। ठीक है, तब जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा और जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है उसी में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। ये तो हम बताए हुए हैं जब पढ़ाए थे चैप्टर आपको, उसी समय जो है बताए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है क्या क्या इसमें दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है क्लोरोफिल, और फिर दिया है सूर्य प्रकाश एवं जल, और चौथा ऑप्शन दिया है डी, यानी डी जो है वो दिया है सभी। ठीक है, तो ये तो सभी हो जाएंगे भाई, है कि नहीं, तो ये हो गया आपका। और इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है जानते हो? क्लोरोफिल पाया जाता है वर्णी लवक में। किसमें पाया जाता है? वर्णी लवक में। वर्णी लवक का मतलब हुआ क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसमें पाया जाता है। ठीक है कि नहीं, वर्णी लवक जो है इसमें इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, इसमें गलत आंसर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो हरित लवक में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, हरित लवक में ये पाए जाते हैं। ठीक है, हरित लवक में ही यानी क्लोरोप्लास्ट में ही मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम नाम का धातु भी जो है इसमें पाया जाता है हरित लवक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था कि जो मैग्नीशियम धातु है वो किस में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा हरित लवक। और अगर हरित लवक ऑप्शन में नहीं रहे तो आप लगाएंगे क्लोरोफिल। तब आप क्या लगाएंगे? क्लोरोफिल, क्योंकि हरित लवक के भीतर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात जो है आप ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ठीक है। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन हम दे देते हैं आपको, कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन और पेल्विक्स और फिर है मेडुला। तो इन चारों में से जो है किसको वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन है ये आपका। आप आंसर जब देंगे तो 5 डॉट उसके बाद आंसर जो है आप बताएंगे, ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि आपने कौन से क्वेश्चन का जो है आंसर दिया है। तो वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है कौन है, ये क्वेश्चन मस्ट है, पूछेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और है भाई, एक पूछेगा तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, उसका आंसर न्यूरॉन है। कंफ्यूज मत होना, उसका आंसर न्यूरॉन है, ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है उसका आंसर तो न्यूरॉन है, लेकिन इसका क्या है, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है क्या क्या है, सबका नाम हम बता देते हैं। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन जो है आपको इसमें दिया है रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क और अग्न्याशय। तो देखो भाई, वृक्क सबसे प्रमुख है, यानी किडनी, किडनी जो है सबसे प्रमुख है। इसके अलावा जो है आपका श्वेत ग्रंथि, यानी जिससे पसीना वगैरह आता है, वो भी जो है उत्सर्जी तंत्र का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको बताना पड़ेगा। आंखों से भी जो है आंसू निकलते हैं, आंसू के साथ गंदगी बाहर निकल जाते हैं भाई, ये हुआ, ठीक है। त्वचा से में जो श्वेत ग्रंथि पाए जाते हैं, तलीय ग्रंथि पाए जाते हैं, उससे भी जो है पसीने के रूप में गंदगी बाहर आती है, ठीक है। नाक हुआ, है ना, नाक के माध्यम से भी शरीर की जो कफ के रूप में गंदगी है वो बाहर आती है, ठीक है। तो ये सब जो है उत्सर्जी अंग है, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। फेफड़े को भी जो है इसमें उत्सर्जी अंगों में रखा जा सकता है, लेकिन वो एक श्वसन तंत्र का एक प्रमुख अंग है, उत्सर्जी अंग की तरह भी उसको ट्रीट किया जा सकता है। क्यों भाई, तो देखो, जब हम श्वसन की क्रिया कर रहे होते हैं तो उस समय ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से आकर के जो है फेफड़ा में आ जाता है ना, फेफड़ा उसको जो है पुश करके बाहर भगाता है, धक्का देके बाहर निकालता है कि भाई ऐसे निकल हमारे घर से, ठीक है। तो फेफड़ा जो है बाहर निकाल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर का। तो इस तरीके से इसको हम जो है वृक्क को भी, वृक्क के साथ साथ फेफड़ों को भी तो जो है उत्सर्जी अंग कह सकते हैं, कह तो सकते हैं, बिल्कुल कहा भी जाता है। लेकिन सबसे प्रमुख कौन है इसमें, सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। कौन है, वृक्क है, यानी किडनी है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब आगे देखो, अगला क्या है, अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है यानी रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़ा सवाल है। ये कहता है कि पुरुष में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है या घोड़े में पाया जाता है। तो भैया जो भी मैमेलिया समूह है उसमें तो बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है, तो घोड़ा भी मैमल है, स्त्री और पुरुष भी मैमल्स ही हैं, स्तनधारी ही है ना। तो इसमें तो नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा ऑप्शन जो कि कॉकरोच है उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कॉकरोच। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई। इंसुलिन की कमी से, देखो इंसुलिन की कमी से जो है ना कौन सा रोग होता है, ये जो है अब जल्दी से जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है ना जो रक्त में ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा को जो है, चीनी की मात्रा को जो है, चीनी सीधे सीधे नहीं कहते, ग्लूकोज, क्योंकि ये भी मीठा ही होता है, शुगर की तरह होता है। जब आगे क्लास 11th में जाएंगे ना तो आपको वहां पर जो है पढ़ाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये सब जो है बायोमोलिक्यूल्स 12th क्लास में पढ़ने को होता है, ठीक है। तो 11th में भी बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें भी आएगा, 12th के केमिस्ट्री में आता है ये चीज, ठीक है। तो आपको वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ने होते हैं, वहां पर आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट भी एक तरीके का शुगर होता है,
ठीक है। तो ये शुगर की मात्रा को जो है नियंत्रित करने का काम कौन करता है, यानी शुगर की मात्रा ज्यादा ना हो जाए इसका काम करता है इंसुलिन। कौन करता है भाई, इंसुलिन, ठीक है। लेकिन इंसुलिन ही जब कम हो जाए तो शुगर को कम कौन करेगा, मतलब शुगर तो बढ़ जाएगा, है ना। तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज नाम का जो है बीमारी हो जाता है, ठीक है। ये हुआ। 9th नंबर क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन सुन लो। पहला ऑप्शन है आपके पास लाइपेज, ठीक है। दूसरा है गैस्ट्रीन, तीसरा है टाइलिन और चौथा है पेप्सिनोजेन, ठीक है। तो आपको अगर पाचन तंत्र का पूरा क्रियाक्रम जो है याद हो तो उसमें हमने आपको बताया था कि लाइपेज जो है, जिसको हम लोग बार बार गैस्ट्रिक लाइपेज भी कह देते थे, ठीक है। तो वो जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि आमाशय ग्रंथि, मतलब आमाशय में जो है स्रावित होता है। तो जबकि हमको तो ये पूछ रहा है कि लार में कौन सा पाया जाता है, मुख, है ना, ये जो है मुख नली में जो है, ठीक है, मुख गुहा में कौन सा होता है ये, ठीक है। तो लाइपेज तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रीन का, तो गैस्ट्रीन भी जो है ये आपका पाया जाता है कहाँ, छोटी आंत में, ठीक। इसके बाद जो है टाइलिन है, तो टाइलिन जो है सही आंसर हो जाएगा, जो है लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा ऑप्शन था पेप्सिनोजिन, तो पेप्सिनोजिन भी आपको याद होगा कि ये जो है आमाशय ग्रंथि से ही स्रावित होता है, जिसको आमाशय रस कहते थे या जठर रस कहते थे, याद है ना। जठर ग्रंथि आमाशय में पाया जाता है, आमाशय की भीतरी दीवार की जो भित्ति है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है पेप्सिनोजेन हुआ, मतलब लार में जो है टाइलिन पाया जाता है भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग अलग चीज जो है हम एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहे हैं कि अगर इससे जुड़ा क्वेश्चन भी अगर कोई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको जो है आराम से काउंटर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर, कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा भाई। तो ध्यान रखना, हृदय से संपूर्ण शरीर में रक्त को भेजना है, फेफड़ों में नहीं भेजना, हमको भेजना है संपूर्ण शरीर में, ठीक है, यानी कि शुद्ध रक्त को भेजना है। तो इसका काम करेगा निलय। निलय में भी कौन सा, दुगो निलय होता है ना, तो बायां निलय जो होता है ना वो जो है शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है ना, हृदय से शरीर में भेजता है, ठीक है। जबकि दायां निलय रक्त को हृदय से कहाँ भेजता है, फेफड़ों में भेजता है, ताकि उसका शुद्धिकरण हो सके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो सके। बात को समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये चीज हो गया आपको। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप ध्यान से सुनिएगा, 11th नंबर, ठीक है। 11th में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, कौन सा यंत्र है जिससे रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर मापते हैं। तो वो ऑप्शन हम आपको दे देते हैं, बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के मन में अब तक आंसर जो है आ चुका है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब आते हैं हम लोग 12th पे, तो देखते हैं कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ जो है वो कहाँ पे संचित होता है। हम बताए थे आपको अलग अलग जो है उत्सर्जी पदार्थ जो पौधों में पाया जाता है वो अलग अलग जगहों पर जो है संचित होता है। जैसे टेनिन जो है यहाँ पर बताया, तो टेनिन जो है वो छाल में पाया जाता है दोस्त, कहाँ पाया जाता है, छाल में। टेनिन जो है कहाँ पर संचित रहता है, छाल में, ठीक है। इस तरीके से जो हुआ ये रेजिन वगैरह भी कहाँ होता है, रेजिन, है ना। रेजिन जो है किस पौधे में होता है ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि रेजिन नाम का जो उत्सर्जी पदार्थ है पौधों में वो कौन से पौधे में होता है, ठीक है। ये अगला 13 नंबर क्वेश्चन जो है आप हमको बताइएगा कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो इसका तो जो है सभी लोग जानते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर कहा जाता है ना। ये हुआ, ठीक है। बिजली से याद आया भाई, जब से ये 125 यूनिट वाला जो फ्री का चल रहा है ना तभी से ये लाइन बार बार कट जाता है, नहीं तो पहले एकदम 24 घंटा परफेक्ट लाइन रहता था, आराम से काम हो सकता था, कटता भी था तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए कटता था।
125 यूनिट जब से फ्री होने का ऐलान हुआ तब से कभी भी लाइन कट जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलो देखो अगला ग्रहणी क्या है भाई, ग्रहणी। तो ये हम बताए थे आपको छोटी आंत जब पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बताए थे कि छोटी आंत की जो है ना 3 ठो जो है भाग होता है। छोटी आंत में क्या होता है, 3 गो भाग होता है भाई। छोटी आंत में 3 भाग, पहला बताए थे जेजुनम, ठीक है, फिर ग्रहणी और उसके बाद इलियम, है ना। तो ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है भाई। किसका भाग है, छोटी आंत का। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को क्या कहा जाता है। रक्त में जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है वो जाना जाता है किस रूप में, तो वो जाना जाता है प्लाज्मा के रूप में, है ना, प्लाज्मा के रूप में। 1 मिनट, बस 1 मिनट हम अभी आए। ठीक है, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किण्वन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है ये, किण्वन होती है। ठीक है, ऑप्शन भी जो है अगर हो सके तो दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, थोड़ा नजदीक आ जाते हैं ताकि जो है आपको भी दिखे। ठीक है, ऑप्शन अभी फिलहाल यही इसमें तो धुंधला धुंधला दिख रहा है, इतना धुंधला दिखेगा तो ये में काम चलेगा। हो फोकस कर जल्दी, ना दिखेगा इसमें तुमको। ठीक है, बहुत छोटा छोटा लिखे हुए है ना, तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। ठीक, तो चलो हम पढ़ के ही बताते हैं। किण्वन होता है किसमें, किसमें होता है, ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, हाइड्रा में होता है, सभी में होता है। किसमें होता है, तो इसका सीधा सा बात है कि ये किण्वन जो है वो होता है ईस्ट में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी इकाई, बहुत अच्छा सवाल आ गया है भाई, है ना। देखो इसको हम कुछ चीज जो है यहाँ से इरेज कर देते हैं भाई। डस्टर कहाँ गया हमारा, इधर है। ठीक है, ये सब चीज जो पहले से लिखा हुआ है इसको इरेज करते हैं कुछ कुछ चीज, ताकि जो है हम आपको इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पर लिख के भी बता पाए। ठीक है, चलो देखो इसमें जो है 3 चीज हमेशा याद रखना, प्रकाश संश्लेषी इकाई। एक तो 3 क्वेश्चन जो है बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई एक हुआ, एक होता है प्रकाश संश्लेषी अंग, और एक और होता है प्रकाश संश्लेषी अंगक। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है भाई, तीनों का आंसर अलग अलग है। ठीक है, तीनों का आंसर अलग अलग। देखो प्रकाश संश्लेषी अंग बोला ना, तो अंग और अंगक में ध्यान रखना, अंग छोटा है तो इसको दे दो पत्ती, पत्ती जो है छोटा है। ठीक है, अंगक इसको दे दो क्लोरोप्लास्ट, बड़ा है, इसको दे दो क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लबक। ठीक है, हरित लबक। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, यहीं पे क्लोरोप्लास्ट में ही जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वो क्लोरोप्लास्ट ही है। ठीक है, अब रहा आपका एक तीसरा सवाल जो कि प्रकाश संश्लेषी इकाई से संबंधित, जो यहाँ पूछा भी गया है, उसको क्या कहेंगे भाई, इन दोनों में से तो वो बिल्कुल नहीं, पर हाँ इसके अंदर ही पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है कौन, क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी इकाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल जो है ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो इन तीनों में जो है बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब हम आज से दो साल पहले जो है, 3 साल पहले, ठीक है, जब इसको पढ़ रहे थे तब भी जो है इस बात को लेकर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते थे, तो हम भी तीनों को एक साथ ऐसे ही लिख करके जो है याद किए थे। ठीक है, समझ गए इस बात को। चलो देखो ये हुआ, अब आगे चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां पर भाई, तो केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर सभी में। तो जाहिर सी बात है ग्लाइकोलाइसिस जो कि
अनोक्सी श्वसन का ही एक तरीके का जो है स्वरूप है, रूप है, उदाहरण है। वो कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। जबकि जो ऑक्सी श्वसन है, यानी कि जिसको वायवीय श्वसन भी आप कहते हैं, है ना, वो कहाँ पाया जाता है? होता है, संपूर्ण होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, दोनों बात याद रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं कहाँ कहाँ? ऑप्शन है आपका पत्तियों में, छाल में, कोशिका की भित्तियों में, ठीक है, या सभी में। जाहिर सी बात है, पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है, कोशिका के रिक्तियों में भी होता है, कोशिका में जो खाली स्थान होता है ना, कोशिका द्रव्य में, कोशिका दो कोशिकाओं के बीच वगैरह में, उसमें भी रहता है भरा हुआ। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर जो है ये कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। तो कार्बन के गो है भाई, 6 गो है, कार्बन जो है 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है फिर 6 है। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें क्या है? ग्लूकोज में 6 है, एक अणु में अगर बोल रहा है तो। ठीक है, तो 6 परमाणु इसमें है। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो है देखो अगला कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है भाई? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत कम, 0.03% जो है, 0.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। लेकिन इतने में जो है ये पूरा जो है ग्लोबल वार्मिंग को जो है खड़खड़ा के जो है बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, या अर्ध पारगम्य? तो हम बताए थे कि कोशिका झिल्ली को 9th क्लास में ही पढ़े थे तुम लोग कि जो है कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं, चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, चयनात्मक क्यों कहते हैं ये भी एक अपने आप में सवाल है। ठीक है, 9th क्लास में ये सब चीज हम लोग पढ़े थे। तो ये कोशिका झिल्ली को अर्ध चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अर्ध पारगम्य इसलिए क्योंकि अपने से होकर सभी पदार्थों को आने जाने नहीं देता है। ठीक है, जो आवश्यक है उन्हीं को अंदर या बाहर आने जाने देता है, तो इसलिए उसको चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक एसिड तो भाई दही में मिलेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है वो दही में मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सेब का हमको याद नहीं है केमिस्ट्री, क्योंकि हम 3-4 सालों से पढ़े नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, तो याद नहीं हमको, कंफ्यूजन है इसमें थोड़ा सेब को लेकर। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेब वाला जो है आप देख लीजिएगा। ठीक, तो और वैसे भी ये हमको लगता है केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन बाई चांस जो है इधर आ गया है, घूमने टहलने के लिए आ गया है, कभी कभी आ जाता है, क्या करें, कोई बात नहीं है। ठीक है, 24 नंबर में देखो, कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास फेफड़ा, त्वचा, अग्न्याशय और वृक्क। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, क्या रहा है कि उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। अगर अभी आप लेक्चर को शुरू से कंटिन्यू ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाइएगा। ऑप्शन क्या क्या दिए? फेफड़ा, त्वचा, अग्न्याशय और वृक्क। अब आप जो है इसका आंसर बताइए हमको। ये क्वेश्चन नंबर है 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 24। ठीक है, आंसर आप दे दिए। ठीक है, तो आपका जो जवाब होगा, सही जवाब होगा अग्न्याशय। क्या होगा? अग्न्याशय। क्यों? क्योंकि हम अभी बताए थे कि जो फेफड़ा, त्वचा, नाक, आंख, किडनी, किडनी मतलब वृक्क, है ना, वो तो जो है आपका उत्सर्जित तंत्र में आता ही है ना। नहीं बताए थे अग्न्याशय वाला अग्न्याशय का तो पाचन तंत्र में नहीं इसका रोल। ठीक, तो आपका जो है अग्न्याशय जो है उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है ये। 25 नंबर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट
आप चलेंगे तो देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है लीवर। क्या है? लीवर, यकृत। ठीक है, करीब 1.5 किलो का होता है। ठीक है, 1.5 kg। ठीक है, इसीलिए शायद 1.5 लीवर का आदमी जो है बोला जाता है कई लोगों को। ठीक है, खैर ये कोई रीजन नहीं है उसके पीछे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। तुम भी स्वस्थ हो कि नहीं, है ना, खासकर रक्तचाप के मामले में। हम तो ठीक ठाक स्वस्थ हैं इस मामले में। ठीक है, आज तक न बीपी लो हुआ है न डाउन हुआ है। ठीक है, अच्छा चल रहा है। 120/80 mmHg जो है, कम से कम इसको जो है mmHg। ठीक है, इसका ये सामान्य रक्तचाप है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे अगर हो गया तो दिक्कत है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा जो है 124 बटा जो है 86 चल गया, चलो ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, फिर भी ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अगर होगा, मान लो कि जो है तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है बता रहा है 145/98। ठीक है, तब भाई हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है? हाई है। ठीक है, तो ये तब उस समय समस्या आती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जब तक इतना है 120/80 के आसपास में है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर उसको माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। भाई मछली के हृदय में, उसके हार्ट में जो है कितने कोष्ठक होते हैं, मतलब रूम यानी चैम्बर कितने होते हैं। ठीक है, तुम्हारे रहने के लिए नहीं भाई, तुम उसमें कहां से रह पाओगे, ये तो छोटा सा चैम्बर होता है। एक तो हार्ट इतनी छोटा होता है उन लोग का, नहीं ओकरा में तुम कैसे रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है आप बताओ कि उस मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि बात याद रखना तुम, कि जो मछलियां हैं, ठीक है, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ। ठीक है, पक्षी के हृदय में भाई, पक्षी के हृदय में 3 ठो। ठीक है, इसके बाद जो है रेप्टिलिया है। ठीक है, पक्षी में भी 4 ठो, पक्षी में 4 ठो। रेप्टिलिया जो है यानी कि जो सांप वगैरह हो गया, सांप छिपकली जो रेंग के चलने वाले, उसमें भी 3। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन जो है हम बताए थे आपको, रेप्टिलिया में मगरमच्छ जो है ना, मगरमच्छा है ना, मगरमच्छ, उसमें जो है 4 होता है, वो एक अपवाद है, याद रखिएगा। उसके बाद मैमेलिया को भी आप याद रखिए कि मैमेलिया यानी स्तनधारी जो है उसमें भी 4 होता है। मनुष्य भी इस मैमेलिया में ही है, तो हम लोगों में जाहिर सी बात है 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर को लेकिन उसमें रखना नहीं है। ठीक है, एक ही को जो है मिलेगा। ठीक, चलो देखो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। 28 नंबर, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, कौन सा है भाई, तो डायरिया भी इससे तो संबंधित नहीं है, डायरिया तो पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, टीबी, टीबी जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित हो सकता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम लोग, तो आगे हमारे पास जो है कोई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है निमोनिया। ठीक है, और फिर डी में है बी एवं सी दोनों। ठीक है, तो इसमें जो है देखो टीबी भी जो है संबंधित है, तो इस हिसाब से आप डी लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में बिहार बोर्ड ने जो आंसर शीट जो रिलीज किया, उसमें दोनों को दर किनारे रख करके जो है इन्होंने निमोनिया को जो है ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो निमोनिया को हम लोग भी लगाएंगे, श्वसन तंत्र से संबंधित जो है बीमारी में निमोनिया लगाएंगे। ठीक है, ब्रेन हेमरेज का जो है सबसे बड़ा कारण क्या होता है भाई, इसका जवाब बताना। ये क्वेश्चन नंबर है 29 में। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है कि ब्रेन हेमरेज का क्या कारण है, प्रमुख कारण, तो इसका जो है हाइपरटेंशन जो है इसका सबसे बड़ा कारण होता है। हाइपरटेंशन जो हम बोले ना, ये ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है चला गया, मान लो कि जो है इसका सीधा सीधा ब्लड प्रेशर हो गया इसका 190/130, ऐसा मान के चलो कि इस तरीके से हनाक से जो है सीधा ऊपर चल गया।
नहीं, तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आदमी जितना तेजी से ही ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, आदमी भी जो है उतना ही जल्दी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उसका ब्रेन की नसें जो है फट जाएंगी एकदम, जो है खत्म आदमी। उसके बाद कोई उपाय ही नहीं है, बचाया ही नहीं जा सकता। इस केस में कोई उपाय नहीं है इस समय। ठीक है, और अगर हाई ब्लड प्रेशर का जो है दिक्कत अगर किसी को हो जाता है तो उसको भी एक समस्या है कि अगर प्राकृतिक रूप से जो है योग करके, है ना, कई बार योग करने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा योग है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको नहीं करना है। ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो उसको करना है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। और कुछ लोग जो है नहीं कंट्रोल हो पाता है तो बीपी की जो है टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रहे उन लोगों को जो है बीपी की टैबलेट हमेशा लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर उसमें बीच में गैप हुआ ना, एक दिन भी अगर गैप हो गया ना, एक दिन भी जो है वो टाइम पे बीपी का टैबलेट नहीं मिला ना, तो जो है दिक्कत करने लगता है। ठीक है, और ज्यादा जो है बीपी बढ़ने ही लगता है। ठीक है, तो उसमें दवाई जो है भाई जीवन भर खाना पड़ जाता है, वो एक समस्या है। ठीक है, तो जहां तक जो है डॉक्टर भी जो है अच्छा डॉक्टर अगर होगा तो वो जो है कभी भी कोई भी डॉक्टर जो है अच्छा डॉक्टर वो आपको बीपी का दवाई लेने के लिए जो है सजेस्ट नहीं करता है जल्दी। ठीक है, बहुत वो देखेगा, बोलेगा आराम करिए। ठीक है, दिमाग ठंडा रखिए ना, ज्यादा सोचिए उसे नहीं, टेंशन वेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, टहलना है टहलिए, वातावरण में कुछ काढ़ा उड़ा पीते रहिए। ठीक है, ये सब ठीक, लेकिन वो टैबलेट लेने के लिए जल्दी सजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में जो है वो टैबलेट लेने के लिए बोलेगा। ठीक है, कभी गलती से भी अगर डॉक्टर जो है सजेस्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम नहीं कह देना कि बीपी का दवाई लिख देते सर, है ना, वो नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। डॉक्टर जो है थोड़ा धर के लपेटियो देंगे, बोलेंगे कि डॉक्टर हम है कि तू है रे, हैं तू हमको बताएगा कि कौन सा दवाई हम देना है। लपेट देंगे उस टाइम पे अगर अच्छे डॉक्टर रहे तो। ठीक है, नहीं तो पैसा लूटने वाले रहे तो भाई कोई उपाय नहीं है, लूटोगे, जिंदगी भर का कस्टमर तुम बन जाओगे उनका। नहीं समझे, तो बीपी का दवाई जो है किसी को भी, आपके घर में भी अगर कोई बुजुर्ग है और उनको बीपी का समस्या है तो कोशिश करिएगा कि जो है वो बीपी का टैबलेट नहीं ले तो बेहतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, 30 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव पाचन नहीं कर सकते, किसका पाचन नहीं कर सकते? तो प्रोटीन का, वसा का, सेल्यूलोज का, इनमें से सभी का। वसा और प्रोटीन को पचा सकते हैं, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोग घास नहीं खाते। नहीं तो देखो उधर जो घास खाने वाले जीव है ना, क्योंकि घास वगैरह में सेल्यूलोज ज्यादा होता है ना, तो वो जो है सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। रूमिनेंट, गाय को रूमिनेंट भी कहा जाता था, याद है ना, है कि नहीं, भूल गए? 7th क्लास में जो पढ़े थे बायोलॉजी, उसमें जो है बताया गया था कि उसके रूमेन में, ठीक है, जो उसका जो आंत का हिस्सा होता है, एक तो बड़ा हिस्सा होता है रूमेन, है ना, रूमेन में जो है कुछ तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है और वो बैक्टीरिया जो है सेल्यूलोज को पचाता है। ठीक है, रूमिनेंट इसीलिए ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो घास खाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अगला है क्रेब्स चक्र होता है। भाई क्रेब्स चक्र शायद तुम्हारे सिलेबस में भी ये ना हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो है कई बार ये पूछ देता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बता देते हैं कि क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्रेब्स चक्र का संबंध जो है ना डियर, ये होता है, ठीक है, क्रेब्स चक्र का संबंध ऑक्सी श्वसन यानी कि वायवीय श्वसन से होता है। किससे होता है? वायवीय श्वसन से इसका संबंध होता है, ऑक्सी श्वसन से क्रेब्स चक्र का संबंध है। ठीक है, तो ये जो है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऐसे याद रखो जोड़ के एक दूसरे को। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप में अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? मतलब पादप में अगर जो है अनॉक्सी श्वसन हुआ यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होगा? ऑप्शन है एमिनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है वसा अम्ल, तीसरा ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
है ना। जहां भी NOT नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि नन ऑफ दीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जगह कम होने की वजह से नॉट सीधे लिख दिए शॉर्टकट में, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये बात समझ गए, ठीक है। तो इसका जो है आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, है ना। अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद यही होता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है कि पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। तो पादप कौन सा पदार्थ है जिसको उत्सर्जित नहीं करता, मतलब वेस्ट के रूप में, गंदे पदार्थ के रूप में, जो यानी ऐसा पदार्थ जिसका कोई उपयोग नहीं है, उस रूप में नहीं निकालता है उसको। तो क्या ऑप्शन है आपके पास? टैनिन, टैनिन जो है उत्सर्जी पदार्थ है, उसका रेजिन भी, लेटेक्स और गोंद भी उसका जो है उत्सर्जी पदार्थ है। चौथा ऑप्शन है स्टार्च। तो स्टार्च तो उसका उत्पाद है भाई, इसमें जो है स्टार्च के रूप में अपनी ऊर्जा को जो है वो संचित रखता है, ठीक है। तो स्टार्च जो है इसका उत्सर्जी पदार्थ नहीं है पादपों का, ठीक है। चलो अगला, और इसके बाद जो है आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं डियर जो आप आसानी से जो है बना सकते हैं। जैसे जो है हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे भाई स्वपोषी होते हैं, सब जानते हैं। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो वो छोटी आंत है, करीब जो है 8 से 10 मीटर लंबा जो है होता है, ठीक है। 8 से 10 मीटर, हाँ 8 से 10 मीटर लंबा जो है वो होता है। जबकि हम लोग का शरीर देख रहे हो, हम लोग का शरीर का लंबाई मैक्सिमम 6 फुट 7 फुट तक का होता है, ठीक है। इसमें जो है 8 से 10 मीटर लंबा जो है छोटी आंत होता है, ठीक है। लेकिन उसको क्योंकि कुंडलित संरचना है ना, ये एकदम जैसे तैसे धागा जैसे उलझ जाता है, देखो ना, है ना। धागा बड़ी माथा पीछे होता है, धागा को सुलझाने में अगर उलझ गया तो, ठीक है। तो उस तरीके से जो है ये कुंडलित होता है, ठीक। तो ये हुआ। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की, ठीक है। तो स्वपोषी है, मृतजीवी है, समपोषी है और नन ऑफ दीज है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन जो है आप हमें जो है बताएंगे कमेंट में, ठीक है। ऑप्शन जो है आप ध्यान से सुन ही लिए, क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समपोषी और नन ऑफ दीज। समपोषी मतलब प्राणी समपोषी जिसको कहते हैं, है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ, ठीक है। ये अब इसके बाद जो है आप जो है बताइएगा वसा का वहन करता है, यानी वसा का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो लसिका। वसा का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जो है लसिका का है, ठीक है। मनुष्य की जो हृदय है वो प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितनी बार जो है धड़कता है? तो वो 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य है तो 72 बार धड़केगा, नहीं तो इससे ज्यादा भी धड़क सकता है। जिसको कहता है ना कि ब्लड प्रेशर जिसका हाई होता है ना। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, पंप कर रहा है ज्यादा से, है ना, तो ज्यादा धड़क रहा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें जो है इसका मतलब हार्ट जो है बहुत कम धड़क रहा है, ठीक है। तो वो हुआ, दोनों ही प्रॉब्लम है, कम या ज्यादा होना दोनों ही प्रॉब्लम है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि मानव में डायलाइसिस की थैली कौन सी है भाई? मानव में डायलाइसिस की थैली कौन सी है ना। डायलाइसिस प्रोसेस को समझते हो ना, खून को साफ करने का जो है प्रोसेस होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल डायलाइसिस भी पढ़ना था आप लोगों में, कृत्रिम अपोहन जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसके जरिए ऐसे व्यक्ति का जिसका किडनी जो है वो रक्त को छानने का काम नहीं कर पा रहा है, उसको शुद्ध करने का काम नहीं कर पा रहा है, किडनी फेलियर हो गया है किसी भी वजह से, डायबिटीज की वजह से या फिर किसी और बीमारी की वजह से, ठीक है, किडनी फेल हो गया, या अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने की वजह से, तो लीवर पे इफेक्ट होता है उसका, तो अल्कोहल का, ठीक है। तो किसी भी वजह से जो है आपका किडनी खराब हो गया है, साफ नहीं कर पाना खून को, तो कृत्रिम अपहरण जो है कराया जाता है, डायलाइसिस कराया जाता है। तो मानव में डायलाइसिस की थैली जो है वो होता है नेफ्रॉन। वो कौन होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना, वृक्क मतलब किडनी, है ना। तो उसमें नेफ्रॉन जो है खून को छानने का काम कर रहा होता है, ठीक है। जिसको तो यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है आपको कि जो है
इसका नाम जो है क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए पूछता है आपको। ठीक है, पूछता है बिहार बोर्ड। ठीक है, ये आपको पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको जो है मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो ये 40 क्वेश्चन जो है आपका एक सेट जो है कंप्लीट हो गया। एक सेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसमें दूसरा सेट जो फिर से 1 से 40 तक नंबरिंग किया हुआ है इसको, है ना, ये क्वेश्चन आपका जाता है चैप्टर नंबर 6 तक। ठीक है, तो इसमें हम जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है रखे हैं जो चैप्टर 1 to 4 में छूट गए थे, या जो इम्पोर्टेंट थे उसको भी रखा गया है, और आगे के चैप्टर्स यानी कंप्लीट बायोलॉजी के सिलेबस का जो है इसमें 40 क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो है हम आपको काफी कुछ ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि हम इसमें जो है उसके आसपास यानी इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी बताते चले हैं। तो इसमें लगभग क्वेश्चन जो है डिस्कस हो गया है। ठीक है, और मेरा रणनीति भी ऐसा ही था, ताकि जो है इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड अदर बातों को भी बताते जा रहे थे, कि आपको जो है इस वाले सेट में जो है कम समय में ही पूरा जो है हम लोग कवर कर ले। ठीक है, तो इसमें जो नहीं कवर किए हैं उसको जो है हम आंसर यहाँ बता देते हैं क्वेश्चन नंबरिंग के साथ में। और इसके अलावा भी अगर किसी भी क्वेश्चन में जब आप इस सेट को कर रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में जो है आपको दिक्कत आती है, तो आप हमको जो है बताएंगे। सेट 1 या 2, इससे पहले जो 40 क्वेश्चन हम लोग पढ़े, शुरुआत के 40 क्वेश्चन, वो सेट 1 था, और ये अगला है सेट 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमको सेट 1 या सेट 2 का रेफरेंस देकर के क्वेश्चन नंबरिंग के साथ हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं कि इसका जो है आंसर हमें नहीं समझ में आ रहा है, बता दीजिए। तो आपको व्हाट्सएप पे जो है आंसर का सपोर्ट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, सही आंसर जो है हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये नंबर जो है ऊपर का तो दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पर जो है वो नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 8986425531। ठीक है, इस पे कॉल आपका लगेगा नहीं। ठीक है, कॉल आपका लगेगा नहीं इस नंबर पे। इस पे कॉल सर्विस जो है वो बंद है, केवल व्हाट्सएप जो है चलता है इस पे। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर जो है आप मैसेज कर दीजिएगा। इस पे कोई भी डाउट होगा तो आराम से जो है आपका उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वो और बात है, तुरंत 1 घंटे में 2 घंटे में सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको जो है सुबह अगर आप मैसेज किए तो शाम तक भी जो है इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टाइम में जो है इस बीच में हम अपने कॉलेज में होम ट्यूशन वगैरह इधर उधर जो है बिजी रहते हैं। तो बहुत बार होता है कि हम आपका जवाब दिन भर नहीं दे पाते हैं, लेकिन रात में आराम से जो है आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। ठीक, देखो तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई क्या क्या है। ठीक है, तो साइटोन जो कि हम अभी हाल ही फिलहाल में पढ़ाए हैं। ठीक है, जो तारक काय इसी को कहते हैं, क्योंकि इसका आकार तारा के जैसा होता है। ठीक है, ताराकार होता है। ये क्वेश्चन भी यही था कि साइटोन का आकार कैसा होता है, तो ताराकार होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, कह रहा है पादप हार्मोन नहीं है। कौन कौन नहीं है भाई, तो ऑक्सीटोसिन तो जंतु हार्मोन है। ठीक है, एथिलीन पादप हार्मोन है, ऑक्सीन पादप हार्मोन है, और डी जो है वो सभी का बात कर रहा है। तो इसमें तो पादप हार्मोन 2 तो है, ये है बी और सी, है ना। मतलब पहला वाला ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं, वो है जंतु हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन को जानते हो, एक और नाम दिया जाता है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसको जो है एक और नाम से बुलाते हैं। किस नाम से भाई, तो जनन हार्मोन के नाम से, बर्थ हार्मोन के नाम से भी इसको जो है बुलाया जाता है। ठीक है, बर्थ हार्मोन के नाम से। ठीक है, ये बात ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, फूल में नर जनन अंग है तो पुंकेसर, है ना। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपका फल
21 नंबर क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। तो अंडाशय जब निषेचन के बाद पूरी तरीके से विकसित हो जाता है पादप में, है ना, तो उसी को फल कहते हैं, वही फल बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम कहाँ पाया जाता है भाई? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो पाया जाता है आंत्रस में, छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत्रस यानी छोटी आंत में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पादप में वृद्धि से संबंधित नहीं है, मतलब वृद्धि के अपोजिट है? तो ऑक्सिन वृद्धि कराता है, जिबरेलिन वृद्धि कराता है, साइटोकाइनिन वृद्धि के लिए सहायक होता है, एब्सिसिक एसिड जो है वो पौधों में पत्तियों को सुखा देता है, पत्तियां झड़ जाते हैं उसकी वजह से। ठीक है, ये पतझड़ के समय में एक्टिव होता है ताकि पुराने पत्ते जो है झड़ जाए और उसके साथ उत्सर्जी पदार्थ भी जो है त्याग दिए जाए और फिर नए पत्ते जो है आते हैं उसमें। ये बात भी क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट जो है आप देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो उसका नाम है यूरोक्रोम। क्या? यूरोक्रोम के कारण जो है वो पीला होता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो है बता रहे हैं एक और क्वेश्चन, बहुत ही झकास वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जीव है? मतलब एक ऐसा जीव जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही साथ में होते हैं। ठीक है, हाँ ये बात हम बता देते हैं, देखो कि जनन जो है अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है अभी नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन और फिर जेनेटिक्स है आपका, अनुवंशिकी। ठीक है, वो और इसके अलावा लास्ट में जो है मेरे ख्याल से जो है पर्यावरण से संबंधित एक चैप्टर है। ठीक है, वो तो ये 3 चैप्टर अभी बाकी है बायोलॉजी में, इसको हम आराम से अभी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल अभी सेंटअप एग्जाम तक जो है इसको रोक के रखते हैं, सेंटअप एग्जाम के बाद उसको भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ। तो क्वेश्चन हम पूछे थे कि कौन एक उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव मतलब एक ऐसा जीव जिसमें एक ही शरीर पर जो है क्या हो, एक ही जीव के शरीर पर जो है क्या होने चाहिए, दोनों ही जनन अंग जो है उपस्थित होने चाहिए, यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही उपस्थित होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग उभयलिंगी जीव, है ना, बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं। ये हुआ। तो केंचुआ इसका उदाहरण है। कौन है इसका उदाहरण? केंचुआ, है ना। केंचुआ आजकल जानते हो किसको कहा जा रहा है? केंद्रीय चुनाव आयोग को जो है शॉर्टकट में केंचुआ कहा जा रहा है। नहीं, गजब का जो है धांधली सब कर रहा है भाई, पता नहीं चलता है क्या करेगा भविष्य में ये सब। ठीक है, पारदर्शिता नाम का कोई चीजें नहीं रह गया है, जहां देखो वहां सीसीटीवी कैमरा बंद। भाई चुनाव के दिन सीसीटीवी कैमरा बंद, कारण पूछो काहे नहीं? तो तार ढीला हो गया था, तार ढीला हो गया था, चलो वो मान भी सकते हैं। ठीक है, कभी बोल देता है बिजली कट गया था। भाई तू बिजली भी तू काट ले रहा है, चुनाव हो रहा है, पता है कि यहाँ पर जो है चुनाव हो रहा है, तो बिजली की पर्याप्त सप्लाई जो है उधर रखना चाहिए, इन्वर्टर वगैरह जो है रहना चाहिए। तो भाई लाइनें कट जा रहा है, ले सीसीटीवी कैमरा कभी बंद हो जा रहा है, तो ये सब एकदम डाका डाल रहे हैं लोग। एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, 39 नंबर जो है कह रहा है निश्चल कनिकाएं पाई जाती है। ठीक है, निश्चल कनिकाएं जो है वो पाई जाती है आपकी न्यूरॉन में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, जो न्यूरॉन का संरचना हम पढ़ाए नहीं थे, ठीक है, जो इसमें एक्सॉन वगैरह जो हम पढ़ाए थे, तो उसमें जो साइटोन भी पढ़ाए थे, तो साइटोन में भी क्या होता है? साइटोन में भी कोशिका द्रव्य होता है, बताए थे, है ना। तो साइटोन में जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें निश्चल कनिकाएं जो है भरा रहता है। ठीक है, छोटे छोटे डॉट भी हम बनाए होंगे। ठीक है, तो उसमें जो है बताए हैं कि हम जो है उसमें क्या पाए, निश्चल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में पाया जाता है, साइटोन में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन तो हम कल परसों ही बताए हैं, तो ये तो खैर आप बताइए कि आपके मस्तिष्क का वजन जो है कितना है। यानी सामान्यतः जो है 1.4 से 1.5 किलोग्राम जो है ये होता है इसका वजन मस्तिष्क का, लेकिन स्त्रियों और पुरुषों के
मस्तिष्क के वजन में थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो ये फर्क जो है आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि स्त्री का मस्तिष्क का कितना वजन होता है और पुरुषों के मस्तिष्क का कितना वजन होता है, ये आप जो कमेंट करके बताइएगा। और आपको हम बता देते हैं कि ये 40 क्वेश्चंस को आप जब कर लेंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन जब आप अच्छे से कर लिए तो इसके अलावा और कोई जो है आपको क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे जो है बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मैच कर जाएगा, ठीक है। ये 99% गारंटीड है। एक आध परसेंट नया क्वेश्चन हो सकता है, उसको लेकर हमको नहीं पता, कोई भी नहीं कह सकता कि ये नया क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। लेकिन नए क्वेश्चंस भी कई बार जो है आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है, लाएगा कहाँ से, किताबें से ना लाएगा। तो किताब आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, और इसमें जो बताए उससे रिलेटेड और भी बात हम बता ही दिए, तो इसके बाहर कहाँ जाएगा ये। तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इसमें बायोलॉजी के खास करके बन ही जाएंगे। हम जो है कल ही आपको शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं उसको जो है बता देते हैं, ठीक। और इसके बाद मैथ्स का भी जो है बता देंगे, मैथ्स का, ठीक है। तो मैथ्स में तो अच्छा खासा जो है 2-3 दिन जो है चलेगा उसका क्लास आराम से, 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी लग सकता है, ठीक है। तो उसमें जो है हम लोग आराम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस से, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइव क्लासेस फिलहाल के लिए बंद ही रहेंगी क्योंकि कभी भी बिजली कट जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ भी बिजली काट दी जा रही है, खैर चुनाव चोरी के चलते नहीं, लेकिन कुछ तो है बात जिसकी वजह से बिजली बार बार कट रही है, ठीक है। खास करके जब से जो है 125 यूनिट फ्री वाला बात हुआ है तब से इधर का बिजली जो है बार बार कटते रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ, ठीक है। जो शुरुआत तो नई नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने पहले शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। जय हिंद।